वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीडीपी की भी मैराथन हो चुकी है, ईवीएस का भी हो गया है और आज है मैथ्स की मैराथन। उसके बाद से हम करेंगे हिंदी का, फिर इंग्लिश का। ठीक है, तो ये मैथ की मैराथन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बन सकते हैं वो सारी इस क्लास में मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद से दोबारा से भी क्लास लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। देखिए मैथ में भी आपको पता ही है कि जीन पियाजे वाइगोस्की से पूछता है, लिखा है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा राइट होगा। और वैसे भी जो भी सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे कहीं पर भी ऑप्शंस दिखें तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी बात कौन करते हैं, वाइगोस्की करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि इन्होंने बोला था कि जो भी नंबर्स होते हैं उसको लॉजिकल जो है तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है। और इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की बात भी की है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना जो है बच्चा मन में करता है। तो ये हमारा राइट है। देखिए रिवीजन तो वैसे भी बहुत बार हुआ है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे प्रैक्टिस, और जिसको जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको अभी से हैबिट बनानी ही होगी। ये देखिए क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी आता है एग्जाम में। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं को और भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। अब ये बताओ, ये जो अध्यापिका है वो कौन सी इसमें विधि यूज कर रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि वो क्या कर रही है, एग्जाम्पल्स का यूज कर रही है क्वेश्चंस में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका आपको पता ही है, आगमन विधि, क्योंकि आगमन का मतलब क्या होता है, उदाहरण। तो याद रखो आगमनात्मक विधि। और इंग्लिश में देख लीजिए इंडक्टिव मेथड। जब भी कहीं पर भी एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ सिखाया जाए तो वो हमेशा इंडक्टिव होगा, आगमन विधि होगा। चलिए इस पे चलते हैं। आज कितने क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के पैडागॉजी, प्योर पैडागॉजी क्वेश्चंस हैं आज। देखिए गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब प्रौद्योगिकी क्या होता है वो भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ही तो बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए और क्विक तरीके से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, सही पे ध्यान देना। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो याद रखो जो टेक्नोलॉजी है आप इसको पूरी तरह से ये नहीं बोलोगे कि ये जो गणित का जो टीचर होता है, जैसा कि इसमें लिखा है कि उसको गणित के प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा देखो लिखा है कि प्रौद्योगिकी जो है वो टेक्नोलॉजी वो गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। यस, आपको भी पता है कि ये केवल एक मेथड है, ये पूरा गणित नहीं है। तीसरा देखो इसके प्रयोग के कारण छात्र जो है पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, ये भी गलत है। और इसके उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। सब चीज़ें नेगेटिव में लिख दिया है। ये क्या है, गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। ये हमारा राइट हो गया। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे हैं। किस पे, योग पर आधारित। क्या लिखा है देखो, पहले में लिखा है कि एक थैले में 11 गेंदें हैं और दूसरे में 14 गेंदें हैं, तो कुल मिलाकर कितनी गेंद हैं, बॉल्स। दूसरा लिखा है कि एक खिलौना कार का मूल्य जो है 245 रुपये है। यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये किस लिए, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसने क्या किया है, योग पर आधारित ये श्यामपट्ट पर लिखा है ये शाब्दिक प्रश्न। तो आप क्वेश्चन को देख लिए होंगे। अब ये रहा आपके सामने ऑप्शंस,
यहाँ पर ये पूछे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि छात्र जो है, यहाँ पर देखिए, छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वहां पर आपको इसको पहचानने में क्या होना चाहिए, सक्षम। ये इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 50। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, कहां पर होता है, देख लो, चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप मुझे इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, सो दैट मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर कर सकें। तो पॉज कीजिए, वीडियो को बंद कीजिए और आप अपना आंसर निकालिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। और इसकी बात जो है 2005 इसके अनुसार है विद्यालय में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 51। देखिए क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती हैं, किस में सहायता करती होंगी ये। पहला लिखा है कि गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे इसका सही आंसर बताइए कि गणितीय खेल और पहेलियां किस में सहायता करती हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्या है कि गणित और रोजमर्रा के जीवन में संबंध स्थापित करने में, यस। दूसरा देखो, बच्चों के गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के विकास में सक्षम होते हैं, यस, ये भी सही है। तीसरा देखो कि अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने में, ये गलत है। 4 देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, बिल्कुल गलत। डिसिप्लिन के लिए थोड़ी ना आप कोई चीज़ सिखाते हो कि एकदम बच्चे बैठा दो एकदम डांट वाट के, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही इसमें बस सही होगा। और ये देखो, ये तीनों के तीनों नेगेटिव चीज़ें हैं और हमसे पॉजिटिव में पूछा है, तो पहला होगा और दूसरा होगा। ये देखिए, ये इसमें राइट है। समझ गए होंगे आप। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 52। अब ये देखिए, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न किसे बोलते हैं। आप कोई नंबर्स होता है ना, उसका सेम पैटर्न जैसा हम लोग लिख के बच्चों को समझाते हैं, तो ये पैटर्न एक, जैसे कि आप ऐसे देखो 2, हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि ऐसे है, फिर इसका ये पैटर्न, एक ऐसे सर्कल बना दिया, फिर ये देखिए ऐसे 2 सर्कल बना दिया, फिर ये 3। तो बच्चे को आप क्या समझा रहे हो, पैटर्न समझा रहे हो गणित का। तो आप बोलोगे इसके आगे का पैटर्न तुम बनाओ, तो इसके आगे का वो ऐसे बना देगा, क्योंकि 3 हो चुका है तो अब 4 होगा। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो प्राथमिक स्तर पर पैटर्न का एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। क्योंकि अब ये क्योंकि पूछा है, तो चलो देख लो आप सारे ऑप्शंस पैटर्न से रिलेटेड है, तो आप मुझे इसका सही आंसर बताइए। तो चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, 52 का ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो है वो लर्नर्स में बीज गणित की आधारभूत जो बेसिक जो चीज़ें होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स को विकसित करते हैं। ठीक है ना। ये बीज गणित का मतलब आप सोचोगे कि अरे ये तो प्राइमरी में कहा, नहीं, इसके आधारभूत की बात हो रही है। ये इसका राइट हो गया। आपने प्राइमरी स्कूल्स में ये पढ़ाया भी जाता है, एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पैटर्न डेवलप्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा एमंग लर्नर्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो करना है। देखिए ये क्वेश्चन था और ये हो गया हमारा आंसर। बाकी के हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ये आकर्षक होते हैं, इसमें जो है विविध सामग्री का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पैटर्न जो है अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, और यहाँ पर कितनी बेसिक चीज़ें लिख दी हैं। आपको इंपॉर्टेंस बताना है ना, क्यों ये अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इसका क्या मतलब हो। तो ये तो कोई बहुत बड़ा रोल हुआ नहीं। ये क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 ये रहा। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। लिखा है, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो। ठीक है, 4 अंकों की बात कर रहा है कि बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक जो 6 है वो सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। आपको पता है ना, इकाई, दहाई ऐसे, तो वो बोला कि इकाई पे 6 ही होना चाहिए। तो अब बताओ, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बच्चों को बनाने को बोल रहा है, 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, बट याद रहे कि इकाई पे हमेशा 6 होना चाहिए। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछने का जो है संदर्भ कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, देख लीजिए। तो ये कैसा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ये प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, द क्वेश्चन हैज़ अ यूनिक आंसर, क्योंकि यूनिक आंसर ही होगा टू अराइव विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछोगे अपने क्लास में, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग लगानी ही पड़ेगी, इसलिए ये इसका राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 54, छात्रों द्वारा दैनंदिनी जनरल लिखना। आपने देखा होगा ना, डेली स्कूल में जो हम लोग दैनंदिनी लिखते थे कि आज ये क्लास थी, आज दूसरे पीरियड में ये क्लास थी, वो चीज़ है। तो जनरल लिखना जो है वो गणित मूल्यांकन के, मैथ में असेसमेंट के लिए एक क्या है, एक टूल की तरह है जो कि केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, दैनंदिनी की बात हो रही है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और देखिए आपके सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये रहा देखिए। तो किस लिए ये एक टूल जो है और एक केंद्रित किस पर है, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को क्या करें, प्रतिबिंबित करें। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। उसमें आप सब्जेक्ट भी लिखते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, बच्चों के हिसाब से चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बाकी के देख लीजिए, वो चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाषा को सुधारने पर बोल रहा है, कौशल को सुधारने पर बोल रहा है, संबोधित करने पर बोल रहा है, और मेन आंसर तो ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 ये रहा। अब ये पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक जो है इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे हैं। ये परिणाम लिखा है कि विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना। ये देख लो, मैथ का पेडागोजी कितना टफ पूछा हुआ है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपके नंबर बहुत आएंगे। आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। तो आप बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि वैन हीले की ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। स्तर पूछ रहा है, आपको पता है ना वैन हीले की स्टेजेस, सारा पढ़ के जाना क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कौन से स्तर पर वो छात्रों का असेसमेंट करेगा, बस यही बताना है आपको। तो इसका हमको सही आंसर बताना है। तो ये क्या होगा, देख लो नीचे ऑप्शंस में क्या लिखा है, विश्लेषण स्तर पर, मतलब एनालाइज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें लिखवा रहे हो, परिणाम लिखवा रहे हो कि आकृतियों को पहचानना है, अंतर बताना है, कोडों और शीर्षों को पहचानना है, तो ये क्या होता है, एनालिसिस ही लेवल तो है। वैन हीले का कौन सा लेवल है, एनालिसिस लेवल। और विजुअलाइजेशन में आप क्या करते हो, शेप्स वगैरह से पहचानते हो, जो कि वैन हीले का ही है। तो यहाँ पर हो रहा है एनालिसिस। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे टाइप्स के कुछ चीज़ें पूछे आपसे, तो वो है एनालिसिस, विश्लेषण। ये इनका स्तर है, स्टेज है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 56। क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। अंतिम चरण पूछ रहा है बच्चों में, नंबर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो अंतिम चरण है। सारे क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शन पे देखकर आंसर निकाल दीजिए।
तो क्या है ये अंतिम चरण? संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम है। ठीक है, यही इसमें राइट है। क्रम का अधिगम नहीं है, ना ही ये कोई गणना करने का अधिगम है, और ना ही ये पहले और बाद में क्या आता है उसका अधिगम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 का है कि आप 10 तक का जो विकास करा रहे हो, तो इसका मतलब पढ़ने और लिखने का ये अधिगम है। 2 इज राइट। यहाँ पर भी देख लीजिए, लास्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस अप टू 10 इन चिल्ड्रेन। बच्चों में क्या है कि आप लर्निंग टू रीड एंड राइट न्यूमरल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57। ये देखिए, इतने ये मैथ में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, आप देख लेना। ये रहा, अब पूरा पढ़ो फिर आंसर दो। एक शिक्षक ने बच्चों का निम्न अधिन्यास दिया है। ठीक है, निम्न अधिन्यास का मतलब देख लो एक बार। अ टीचर हैज़ गिवन, यहाँ पर देखिए, पहले एक बार इसको पढ़ा देती हूँ। अ टीचर हैज़ गिवन द फॉलोइंग असाइनमेंट टू द चिल्ड्रन। योर फ्रेंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास एंड मिस द लेसन ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। मतलब असाइनमेंट दिया है और बोला कि तुम्हारा जो एक फ्रेंड है वो एब्सेंट हो गया है क्लास से, मिस्ड कर दिया उसने लेसन एरिया एंड पेरीमीटर का। राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। यू कैन यूज डायग्राम्स ऑल्सो। आप समझ गए होंगे कि टीचर ने क्या बोला है कि तुम्हारा जो है, एक बच्चे को बताया कि तुम्हारा जो मित्र है, ये सिंपली एक चीज़ उसको बता रही है टीचर। देखिए, इंग्लिश में भी वही चीज़ है और हिंदी में भी सेम है। तो उसने बोल दिया कि तुम्हारा जो एक मित्र है वो अनुपस्थित था, तो उसको बताओ एरिया और पैरामीटर्स का उसका पाठ जो है वो छूट गया है। तो उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है, और आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये गणित में इस टाइप का कार्य देने का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, बस। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप मुझे इसका आंसर बताइए पढ़ के अच्छे से। और एक चीज़ याद रखना, मैथ्स के क्वेश्चन करते समय एकदम ध्यान से करना, बहुत टिपिकल आते हैं सच में। आपने ये पढ़ लिया होगा तो आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए, एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है कि पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना। तो यस, इससे क्या हो रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है, आप एक तरफ से उस बच्चे से बोल रहे हो कि तुम उस अपने दोस्त के बारे में ऐसा लिखो, तो उसी तरीके से आप ये भी तो समझ सकते हो ना उस बच्चे की कॉन्सेप्ट की समझ कितनी है। इसी थ्रो में आप ये भी जान लेंगे। तो पहला तो होगा ही, ठीक है, एकदम पहला कंफर्म है। तो चलो पहला जहाँ ना हो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, बस यहीं पर नहीं है, ये गया, बट इन तीनों, अच्छा ये भी गया। देखो, पहला है ही नहीं इसमें, ना तो इसमें है ना ही इसमें है। अब या तो पहला दूसरा होगा या फिर पहला चौथा होगा। तो चलो देख लेते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो चलिए, दूसरा देखिए, लिखा है कि अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। नहीं, ये हेल्पिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैथ ऐसा नहीं है कि आप किसी और का कर देंगे तो समझ जाएगा। दूसरा होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा। तीसरा देखो, छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल भी नहीं, आप तो बस ये जानना चाहते कि बच्चे की समझ कितनी है, उस बच्चे की। छात्र के गणितीय संचार में वृद्धि करना, यस, और ये एकदम राइट है। जब भी हम कुछ ऐसा कहते हैं कि तुम लिख कर बताओ कि इसके बारे में, बस उस बहाना दिया जाता है कि तुम अपने मित्र को लिखो, बट आप उसी में क्या करते हो, बच्चे के मैथ्स की कॉन्सेप्ट समझ लेते हो और उसमें आप ग्रोथ भी कर देते हो गणितीय संचारण में। तो पहला और चौथा होगा, समझ गए आप। तो पहला चौथा कहाँ पर है, इसमें। ऐसे ही आपको ऑप्शन से करना है, बहुत आराम से क्वेश्चंस निकल आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, ये देखिए, इसमें देखिए, ये सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है। एक बार आप इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, नहीं तो व्याकलन आप सोचोगे क्या है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अब चलिए हिंदी में चलते हैं। देखो, व्याकलन का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो व्याकलन की एक सब्सट्रैक्शन की एक समस्या है। 400 - 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। इसलिए 400 - 45 355 होगा। अब ये देखो, बच्चे ने बस एक माइनस के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं।
विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। आपको मैंने हमेशा बोला है ना कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देखो इसने एक सिंपल से सब्सट्रैक्शंस के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, तो आपको बताना है कि वो ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ यूज किया है। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शंस देख लो और आप बताओ कि इसमें से कौन सा सही होगा। देख लिए होंगे आप, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए उसने क्या यूज किया है ना, देख लो, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इसके सामने ऐसा रखा है, फिर उसने बोला कि 40 होता। हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि अगर 589 होता है तो हम उसको 600 मान लेते हैं माइनस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, बहुत से तरीके होते हैं। तो उसने क्या किया है ना कि यह एक औपचारिक क्या है, कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है, जो इसने ये यूज किया है युक्ति। तो ये इसमें राइट है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये क्या है, इट इज एन इनफॉर्मल एल्गोरिदम एंड रिफ्लेक्ट्स, और ये रिफ्लेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है, स्टूडेंट्स मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोसेस। कि जो बच्चा है वो देखो कि उसने जो सॉल्व किया है उस तरीके से आप बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को भी आप समझ लेंगे कि यस बच्चा कई तरीके से कर सकता है। और ये इनफॉर्मल एल्गोरिदम है, समझ गए होंगे आप। देखो इनफॉर्मल एल्गोरिदम कहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होता है, जहाँ पर बस लिखे कि यह क्या है, एक औपचारिक कलन विधि है, तो ये गलत हो जाता। बट ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चे की सोच को, गणितीय सोच प्रक्रिया को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसलिए क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना होगा। अब ये चलिए 59 देखिए, लिखा हुआ है कि निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। अच्छा, तो यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। ये तो बहुत इजी है, उसको 78 परसेंटाइल मिले हैं, तो आप देखिए कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हिंदी के हैं एंड 4 ऑप्शंस आपके सामने इंग्लिश के हैं। समझ गए होंगे आप। तो ये क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। ठीक है, ये परसेंटाइल वगैरह को क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक तो है नहीं, ना ही ये कोई आप एप्टीट्यूड की टेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो 78 परसेंटाइल अंक मिला है, तो ये क्या है, मानक संदर्भित परीक्षण, जहां पर आप मानक कर देते हैं ना सारे बच्चों का कि इतने नंबर वहां पे डिसाइडेड होते हैं कि इतने में से नंबर लाना है, परसेंटाइल वगैरह, तो उसको बोलते हैं ये मानक संदर्भित परीक्षण। अब ये चलो, ये देखिए, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में हैं। आपने एक बार इंग्लिश पढ़ लो ये पूरा, उसके बाद मैं हिंदी में देख लो, फिर मैं इंग्लिश में भी आपको बताती हूँ। देखिए अब ये एक बार इंग्लिश वाले देख लीजिए। लिखा है कि फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ 3D शेप्स, दे आर इन रैंडम सीक्वेंसेस। ये 3D शेप्स की बात कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की। बस अब आपको ये सारा देखना है कि इसको सीक्वेंस में, दे आर इन रैंडम सीक्वेंस। आप मुझे बताइए कि करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, ना पता हो पूरा तो 1-2 लगा दोगे, एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। तो चलिए आप मुझे बताइए 3D जो है इमेजेस की को संकलात्मक विकास को दर्शाने के लिए एक ऑर्डर में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ, पढ़ लो पहले अच्छे से। चलो देखते हैं। पहले लिखा है कि 2 आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं। 3D शेप्स की बात हो रही है, तो क्या ये होगा, पहले एक बार पूरा पढ़ना ही होगा। दूसरा देखो, लिखा है कि खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना। उसके बाद से जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना। ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार मतलब रूलर जिसे बोलते हैं के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है, डी शेप्स 3D शेप्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी रचना ही तो करनी होगी। तो ये हो गया पहले, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, ये हो गया हमारा पहले। उसके बाद से आप क्या करोगे, जब आप रचना कर दोगे तब जाकर आप समानताएं और असमानताएं देखोगे, पहले तो कर नहीं दोगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा, कि तुलना करेंगे, पहचानेंगे समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं, ये हो गया। उसके बाद से आप क्या करोगे, जाल के प्रयोग से आकृति बनाओगे। देन आप क्या करोगे, लास्ट में ये करोगे
कि प्रकार से रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करोगे। ये हमारा एक क्रम में आ गया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हो गया। एक बार इधर देख लो इंग्लिश वाले। देखिए सबसे पहले आप प्ले जो क्ले डो से उसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आप डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे। देन आप क्या करोगे, मेकिंग शेप्स यूजिंग नेट्स, नेट्स वगैरह से भी तो यूज करके बना ही सकते हैं। और लास्ट में होगा हमारा ये, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से, यहाँ पर देखो लिखा है कि प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में द्विक स्थान मतलब स्पेशियल थिंकिंग, स्थान जगह के बारे में संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। आप देखिए आपके सामने ये चारों ऑप्शंस हैं। स्पेशल थिंकिंग को के विकास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस चारों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, और ये हमारा राइट है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 3 की बात हो रही है, कौन से अधिगम प्रतिफल जो हैं वो अपेक्षित नहीं है? याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। कौन सा इसमें से जो है लर्निंग आउटकम्स के बारे में सही नहीं है? लर्निंग आउटकम्स मतलब जिसमें रिजल्ट उतना अच्छे से ना मिले। अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है, नहीं पर ध्यान देना। ये रहा आपके सामने सारे ऑप्शंस। आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर तो स्थानीय मान वाला कराते ही हम, श्रृंखला वाला भी कराते हैं, प्लस ये दर्शाना है कि 2 × 5 मतलब ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो गए। चेंज कर दिया है, यहाँ पर ये समान है तो बच्चा समझ जाएगा ना आराम से कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 5 है। बट ये चीज़ देखिए, ये अधिगम प्रतिफल के लिए जो है अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। और ये आपका एक रिवीजन है, इसीलिए फास्ट में हो रहा है क्योंकि मैंने सारे एक्सप्लेनेशन आप सभी को कराए हुए हैं। तो अब देखो ये 48, इसमें देखिए कुछ लिखा है कहानी में। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला, और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी है। मतलब 7 सैकड़े में से आपको 7 दहाइयाँ क्या करनी है, निकालनी है। आपको कौन सी संख्या मिलेगी? तो एक छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा। तो निम्न में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में सबसे बेस्ट है, यही बताना है। क्योंकि उसने क्या बोला है कि मुझे 0 मिलेगा, तो उसने कैसे ये अपना आंसर दिया है ये आपको बताना है। तो ये रहा आपके सामने चारों के चारों ऑप्शंस। अब आप बताइए, ये हमारा है 48 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। अब ये रहा आपके सामने, आप सारे के सारे आंसर हैं, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। क्योंकि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछा था और बच्चे ने आंसर क्या दिया है। तो सबसे बेस्ट यही तो होगा कि आप बच्चों को समझाएं कि कैसे आप इसका उपचारात्मक मतलब जो भी बच्चा गलती कर रहा है उसमें आप सुधार लाइए, योजना बनाइए कि बच्चा उस चीज़ को समझ सके। तो ये रहा ये क्वेश्चन और इसका था आंसर वही वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो पेडागॉजी में आपको थोड़ा दिमाग ही लगाना होगा, आराम से हो जाएगा। अब ये देखिए 49, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। अब एक चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे पूछते हैं, जिसको पढ़ने में ही हमारा आधा समय चला जाता है। एग्जाम में ऐसा ही होगा, इसीलिए अभी प्रैक्टिस बहुत करो, स्पीड से पढ़ो। स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यस, बहुत सारा आपको मैथ्स के बारे में जानने से बेस्ट तो यही है ना कि मैथमेटिक्स कैसे करना है। तो आप बताओ कि निम्न में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ जो है प्रतिबिंबित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉजिटिव वर्ड आपको बताना है। सबसे बेस्ट आप बताओ कि चारों में से कौन सा होगा। ये रहा आपके सामने चारों के चारों ऑप्शंस। आपको क्या बताना है? बेस्ट वाला बताना है। तो आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसका क्या होगा सबसे बेस्ट? ऑप्शन नंबर 1।
क्यों? क्योंकि आप इसको पढ़ लो एक बार, देख लो खुद कितना पॉजिटिव वर्ड लिखा है कि बच्चों को कितना गणित आता है। इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। ये हमारा राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50। ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का, पैटर्न मैंने आपको बताया है वैसा ही, कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी जो है वो सिद्ध होगी, उनके लिए सहायक होगी, ये बताना है। तो आप क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, अब देखिए आंसर। ये रहा सारे ऑप्शंस। पैटर्न बताना है, पैटर्न का मतलब आपको पता ही होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। तभी तो ये पैटर्न बनेगा ना, बढ़ती हुई ऊंचाई क्रम, जब उस क्रम में आप रखेंगे। अब बाकी के सारे ऑप्शन देख लीजिए। ये यहाँ पे बोल रहा है कि तुलना करके अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना, आपको पैटर्न समझाना है। छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वर्णन कक्षा में बोलो कि वो करे। या फिर ये देखिए पाठ्य पुस्तक में जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके लिए उसको खोजो। नहीं, सबसे बेस्ट यही होगा जब भी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती हुई ऊंचाई, ठीक है, ऐसे बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। सो दिस इज राइट। तो इसका होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51। ये रहा। अब इसमें देखो क्या लिखा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। क्या सम्मिलित करना चाहिए? ये तो बहुत इजी है। इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 कि छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। ये हमारा राइट है। और संकल्पनात्मक और समस्या समाधान क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो गया सही। संकल्पनात्मक समझ देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 52। देखिए लिखा है कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, ठीक है, विभाजन की, डिवीजन का। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्न में से प्रमाणिक ऑथेंटिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण बताओ। सबसे बेस्ट मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये चारों के चारों ऑप्शन है आपके सामने ही है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और आप ध्यान रखना क्या बताना है आपको? प्रमाणिक कार्य का बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट समान रूप से वितरित करें। समान रूप से वितरित करने में क्या करना पड़ेगा आपको? डिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी तो करोगे ना। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल हमको सबसे बेस्ट देखना है। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है? उदाहरण देते हुए समझाओ। यहाँ पर बोला है कि एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला है। समझ गए होंगे आप। तो आपको विभाजन की संकल्पना समझाइए ना। तो ये सबसे बेस्ट होता है विभाजन में कि 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग सीट आपको क्या करना है? समान रूप से वितरित करना है। ये हो गया इसका राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 53। देखिए यहां पे लिखा है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण क्या हो सकता है। अब आप बताओ, ये माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां मैथ में उतना नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं जितना लड़के करते हैं? आपके सामने है चारों के चारों ऑप्शंस, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर। ये रहा, आपने देख लिया होगा। तो देखो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है कि आप स्टार्टिंग से ये चीज़ बता दो कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, तो भले से वो टफ ना हो लेकिन वो हमें लगने लगता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह लोग यही बोलते हैं कि वो तो मैथ लिया, वो लड़का मैथ में बहुत अच्छा है, मैथ में लड़के ही अच्छा करते हैं, पहले के लोग यही तो बोलते हैं। तो यही है इसका कारण।
समझ गए होंगे आप। अदरवाइज कोई भी जो है मैथ सीख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54। देखिए इसमें लिखा है कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्न में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए कि आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने से पहले सबसे बेस्ट क्या करोगे। चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या करोगे आप खुद सोचिए। एक बच्चे से आप एक्टिविटी करा रहे हो कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र जो है 5 गुब्बारे लाता है। परिचय देना होगा नहीं, ये कह रहा है कि कुल संख्या गिनने के लिए कह दो जो भी बच्चे हैं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि छात्र को हल करने के लिए कहना है कि आपको 10 रुपये क्या मिलते हैं, जेब खर्च मिलते हैं, तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिल जाएंगे। नहीं, ये है क्योंकि आप क्या करो मल्टीप्लिकेशन का करा रहे हो ना। तो छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहो, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है तो आप आराम से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 55। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। रेलेवेंट होना चाहिए, कौन सा इसमें से रेलेवेंट है आप बताइए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ हमको क्या करना है, बच्चों के जीवन से जोड़ना है। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये तो इजी था। और ये पॉजिटिव अगर टैग वर्ड जिसको पता होता है ना वो आराम से कर लेते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 56। अब ये आपको पता है, ये वैन हीले जिसने पढ़ा होगा वो तो आराम से कर लेगा क्योंकि क्रम बताना है 56 में। ठीक है, तो आप ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। वैन हीले का ज्यामिति चिंतन का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो आपको पता है ना क्या होता है, पहले विजुअलाइजेशन होता है, एनालिसिस होता है, फिर संबंध पहचानते हैं, देन निगमन होता है। तो ये हमारा राइट है। क्रम याद करके जाना। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। ये देखो, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप, डिडक्शन मतलब निगमन, इनका ये क्रम है। ये क्रम याद कर लो, रट लो, आएगा जरूर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। 31 नंबर का क्वेश्चन है ये। वैन हीले का जो ज्यामिति चिंतन है उसके बारे में सही कथन बताना है। तो जिसको ऑर्डर याद होगा ना वो आराम से कर लेंगे, इसलिए कहती हूँ ऑर्डर याद कर लो। पहला लिखा है कि जो विजुअलाइजेशन है वो एक आधारभूत स्तर है, ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। बी लिखा है कि निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, बिल्कुल गलत। निगमन स्तर तो बाद में आता है। अभी हमने देखा जो संबंध स्तर है, रिलेशनशिप, वो विश्लेषण स्तर के बाद आता है, मतलब एनालिसिस के बाद आता है। तो यस, ये सही है। बी गलत है, ए और सी हमारा सही है। तो इसको याद रखिएगा आप, क्रम याद कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब ये देखिए, पूछ रहा है कि गणित का जो पाठ्यक्रम है ना, जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम, सही चीज़ बतानी है। इंग्लिश में भी देख लीजिए वही चीज़ लिखा होता है, मैथमेटिक्स करिकुलम। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे का जो पाठ्यक्रम है ना वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और यहाँ लिखा है ये लचीला नहीं होना चाहिए, तुरंत काट दो। दूसरी चीज़ लिखा है कि इसे सुसंगत होना चाहिए, कोहेरेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ऑफ कोर्स पहले ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स के पहले ही आप बच्चों को डिवीज़न सिखा दो, आप नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा कोहेरेंट होना चाहिए। तो ये गलत, ये सही। और ये लिखा है कि स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति जो है वो स्थायी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, स्थायी नहीं होनी चाहिए। आप जब चाहें तब उसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये भी गलत। ओनली बी इज राइट, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराया है। देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यहाँ पर देखो, 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य
प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त वाला आपको बताना है। तो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे कम, देखो रुचि तो आप इंटरेस्ट पैदा करोगे ही, कौशल्स को भी आप बढ़ाओगे, जो स्पेशल थिंकिंग है आप इसको भी जो है बच्चों में नर्चर करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, बट ये बीजीय कौशल में निपुणता ये चीज़ नहीं होगा, ये न्यूनतम है, सबसे कम है ये, और इसको मैंने कई बार बताया है। तो यही हमारा राइट है, क्योंकि क्या पूछा है? न्यूनतम ये चीज़। मास्टरी ऑफ एल्जेब्रिक स्किल्स ये सबसे कम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। अब नेगेटिव वाला चीज़ बताना है तो ये काफ़ी आसान है, आप नेगेटिव टैग वर्ड से भी आराम से कर सकते हो। सही नहीं है क्लास में एक्टिविटीज़ पर केंद्रित शिक्षण के लिए। मिल गया होगा आंसर ये, कि रट कर याद करने को आप बच्चों को क्या करो? प्रोत्साहित करो, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हमारा गलत है, गलत वाला पूछा है। बाकी के 4 ऑप्शंस देख लीजिए, पॉजिटिव हैं केवल इसको छोड़ के। तो ये हो गया हमारा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, निम्न में से गणित में कौन सी प्रक्रिया जो है वो न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? अब सबसे कम मतलब जिसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो आपको तो मैंने टैग वर्ड्स बताए ही हैं, तो देख लीजिए। ये देखो, अन्वेषण यस, अनुमान करना ये भी सही है। अब आप में से बहुत से लोग सूत्रीकरण और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रक्रियात्मक प्रवाह में। तो चलो यहाँ पर देखो, न्यूनतम पूछा है ना, सबसे कम, तो आप बहुत से लोग क्या करेंगे? ये लगा देंगे सूत्रीकरण और ये। एक बार मैं आपको इसको इंग्लिश में दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, आप खुद सोचो कि इसमें से लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स क्या होगा? प्रोसीजरल फ्लुएंसी होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला का तो जरूरत पड़ेगा ही क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मुलेशंस ये तो होता ही है। प्रोसीजरल फ्लुएंसी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना जो है बाकी के ये तीनों होने चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। प्रोसीजरल फ्लुएंसी याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रक्रियात्मक प्रवाह। सूत्रीकरण की जरूरत होती है, मैथमेटिक्स में सूत्र की तो इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, होता ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे, 51 ये रहा। इसमें आप बताइए कि कौन सा जो है वो इकाई योजना एक आवश्यक पहलू नहीं है। अच्छा, इस वाले में बस नेगेटिव वर्ड ही पूछा है, आवश्यक पहलू कौन सा नहीं है इकाई योजना का? इकाई योजना पता है ना आपको क्या होता है? इंग्लिश में भी देख लीजिए, नहीं पता हो तो। यूनिट प्लानिंग इन मैथमेटिक्स। तो कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है बताओ? सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, समझ गए होंगे कौन सा है ये, कि पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए तय क्रम है ना, उसी के अनुसार आप इकाइयों की योजना भी बना रहे हैं। जैसा टेक्स्ट बुक में है सेम एज इट इज आपने क्या किया? यूनिट्स की योजना भी बना डाली। बिल्कुल भी नहीं, आपको उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करने चाहिए। तो ये हो गया 50, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्योंकि नहीं वाला पूछा है और यही हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी इतना लंबा चौड़ा सा पूछा है, पहले पढ़ लो क्वेश्चंस। देखो लिखा है कि 25 इंटू 18 इंटू 4 की तरह दी गई 3 संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। ये देखो इसने किया है, पहले उसने क्या किया? 25 इंटू 18 को एक साथ रखा, इंटू 4 इज इक्वल टू इतना किया। फिर देखो उसने इंटू 4 करके 8 इज इक्वल टू 18 इंटू 25 इंटू 4। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वो क्या कर रहा है? नंबर्स को चेंज कर रहा है। खुद देखो ना, ब्रैकेट में से सारे नंबर्स चेंज हैं। लास्ट में कितना आ गया? 1800। और ये इतनी बार पूछा है ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बार पूछा है। तो इसमें से कौन से गुणधर्म का उपयोग किया है बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन के लिए? आपने ये सारे ऑप्शंस देखे भी होंगे कई बार। तो इसमें क्या किया है? क्रम विनिमय एवं साहचर्य। क्रम विनिमय एवं साहचर्य में ऐसा होता है जैसा उसने बच्चे ने किया है कि ब्रैकेट में नंबर चेंज हैं, देखिए, और फिर वही नंबर यहाँ पर आ गया, फिर उसने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, आपको याद रहेगा। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो याद रखना, इसमें ऐसे होता है, जब भी ऐसी प्रॉपर्टीज आए तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्रम विनिमय एवं साहचर्य इसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से एनसीएफ से रिलेटेड है। आपको बताना है कि एनसीएफ के अनुसार निम्न में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। तो जब सबसे बेस्ट वाला आपको बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले सारे के सारे आंसर देख लीजिए। देख लिया आपने? तो सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, मैंने हमेशा बात की है, दैनिक जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। गणित को बच्चे के जीवन अनुभव को और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। एक चीज़ याद रखो, जिसने टैग वर्ड्स अगर जो मैंने भेजा था ना टेलीग्राम पे, जिसको वो याद है ना, वो कोई भी क्वेश्चंस कर लेगा आराम से, क्योंकि हर जगह टैग वर्ड्स का खेल है। ये हमारा राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 54। लिखा है कि गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अब चिंता से ग्रस्त जो कुछ बच्चे हैं उनका गणित में असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, यही चीज़ पूछा है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस और ऑप्शंस। आप बताइए इसमें क्या होगा। सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होगा, देखो कि सबसे पहले छात्रों के द्वारा एक जर्नल, मतलब वो दैनिकी लिखेंगे, और बी होगा क्षेत्र भ्रमण। ये दोनों असेसमेंट के लिए बेस्ट है। बट ये नहीं कि आप सत्र के अंत में परीक्षा ले रहे हो, इससे आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि बीच में बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। तो केवल ए एंड बी, यही हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 55। अब ये देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने 536 × 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछे। उसने क्या किया, पहले इसको प्रस्तुत किया, यहाँ पर आप देखिए, फिर उसने 4 और प्रश्न जो है लिखा और पूछा कि 5 सबका 10, देखो ये 550 × 10, 500 × 10, 530 × 15, 550 × 550 × 20, ये इतना हो गया। अब नीचे का भी तो पढ़ना होगा ना। लिखा है कि विचार कीजिए कि इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 × 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम। व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसके लिए न्यूनतम उपयुक्त क्या है, समझ गए होंगे आप। देखो इसको प्रस्तुत किया है, ठीक है, 4 यहाँ पर लिखा है, और उसने बोला कि इन सबका परिणाम क्या इसके सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम होगा। आप जो है आपको बताना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इस परिस्थिति के लिए जो परिस्थिति दी गई है यहाँ पर, उसके लिए सबसे न्यूनतम आपको बताना है, मतलब लीस्ट बताना है, सबसे कम। तो नेगेटिव वाला ढूंढो, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछा है। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया ना पूरा। तो चलो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने सारे ऑप्शंस। तो देखिए इसमें क्या होगा कि गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित आकलित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बाकी के देखो सारे पॉजिटिव में लिखे हैं, ठीक है। जानकारी तो अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है, ये तो फैक्ट चीज़ें लिख दिया ना, तो यही हमारा राइट है। तो क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लीजिए, और ये इसका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना ऑनलाइन एग्जाम में आपको। अब ये रहा हमारा 56। अब फिर से इतना ये लंबा चौड़ा है। एजर्सन रीजन दिया हुआ है। क्या लिखा है कि प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। यस, क्षेत्रफल अगर आपको सिखाना है बच्चों को तो मॉडल का यूज कीजिए। कारण क्या लिखा है कि क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू, मतलब सारणी का एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। आप बताइए इसमें से आपको क्या सही लगता है। ये रहा, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में ऑप्शंस पे जाना। तो बिल्कुल सही लिखा है, ये चीज़ भी सही लिखा है कि पहले मॉडल से दिखाइए, क्योंकि क्या होता है बच्चों की जो समझ है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, उसको मोटिवेशन अप्रिसिएट करोगे, प्रोत्साहित करोगे। रीज़न भी सही है, अभिकथन भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों की दोनों चीज़ें क्या लिखी हैं, सही लिखी हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 57, और एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, तो आप इसका जो है करके दिखाएंगे। देखिए
हिंदी वाला थोड़ा सा मिट गया है तो यहाँ पर देख लो। लिखा है कि अ प्राइमरी ग्रेड टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू हिज स्टूडेंट्स। प्राथमिक क्लास के टीचर ने अपने क्लास के बच्चों के टास्क दिया है। यहाँ पर देखिए 7, 8, 3, 4, 8, 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन टास्क। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर लिखो जिससे कि यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 आए। माइनस करने पे 34 आना चाहिए, प्लस करने पे 83 आना चाहिए। तो उसने जो ये दिया है तो उसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। ये 3 है और ये 4 है। इन चारों में से बताइए क्या होगा सबसे बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर आपका चेक करूँगी। हिंदी वाले भी देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि आखिर में ऐसा क्यों वो दिया है कि नंबर है ही नहीं, तुमको अपने मन से बताना है कि क्या होगा, तो उसमें प्लस करने पे माइनस करने पे ये उत्तर आएगा। तो चलो आंसर बता देना, मैं देख लूँगी आपका। अगले क्वेश्चन पे, ये होमवर्क में है आपको जो अभी पहले बोला है। अब ये देखिए, ये फिर से कहानी लिखी हुई है। शिक्षक ने अपने छात्र को निम्नलिखित गतिविधि दी है। क्या दिया है कि 25 टाइलों को सभी संभव आयतकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है ना, टाइल्स वगैरह आपके घर में लगे होंगे ऐसे। इनको क्या करना है? व्यवस्थित रखना है ऑर्डर में। इस गतिविधि द्वारा कौन सी जो गणितीय अवधारणा है उसको ये संबोधित किया जा सकता है। मतलब ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये किसमें आप इसको टाइल्स की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो, वो बताना है। तो ये रहा ऑप्शंस और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आप आयतकार सारणी समूहों को व्यवस्थित करने को बोल रहे हो, 25 टाइल्स हैं आयत, तो उससे आप क्या पढ़ा दोगे बच्चों को? क्षेत्रफल भी बता दोगे, गुणनखंड भी और परिमाप भी। और ये क्या कर रहा है? इसको गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है इसके द्वारा, क्षेत्रफल, गुणनखंड एंड परिमाप। तो ये हमारा हो गया राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 59। अब ये देखो, फिर से इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है, जैसा कि जोल्टन डाइन्स द्वारा दिया गया है। अब ये देखिए, डाइन्स का आपको क्रम याद रखना है, तो ये तो याद ही करना होगा, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। चलो मैं बता देती हूँ। इनका क्रम जो है डाइन्स का वो ये है: गतिक सिद्धांत, उसके बाद से बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत एंड रचनात्मक सिद्धांत। दिस इज राइट। याद रखो, ये डाइन्स का क्रम है और कई बार पूछा हुआ है डाइन्स का, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लें। ये देखिए, डायनामिक प्रिंसिपल, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। सो दिस इज राइट। किसका है ये? गिवन बाय जोल्टन डाइन्स। चाहे तो आप इसको न्यूमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं ऐसे। देखिए डी पी, ये डी है, ठीक है, डी पी एम एंड सी, डीपीएमसी। डीपीएमसी से याद रख लो। कैसे? देखो, डी से होगा डायनामिक याद रखना, पी से परसेप्चुअल याद रखना, एम से मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी याद रखना एंड सी से कंस्ट्रक्टिविटी याद रखना। पहला ही नाम तो याद रखना है, फिर आप आराम से कर लेंगे। डीपीएमसी ये इसका न्यूमोनिक्स है। चलो डीपीएमसी याद रखना, आराम से कर लोगे। अब ये देखते हैं। देखो, मैथ की जो आती है ना पेडागोजी, कोई बहुत ईजी नहीं आती है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि निम्न में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल आउटकम्स एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अब आप बताइए कौन सा है जो अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ये तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें से क्या होगा। ये अभी हमने इसको डिस्कस किया है, आप इसको नहीं करा सकते हैं। और क्वेश्चंस का देखो लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहाँ पे कुछ और लैंग्वेज था, यहाँ पर कुछ और लैंग्वेज है, क्योंकि कक्षा 2 की बात हो रही है ना। तो 2 में आप ये सारी चीज़ें करा सकते हो कि लंबाई मापने वगैरह, टेबल का मेज वगैरह हाथ से आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ये कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह जब हम सिखाते हैं, पैटर्न बनाते हैं कि ये एक पैटर्न बना है, इसके बाद का क्या पैटर्न होगा, बस ये नहीं कराते हैं। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है और अभी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 60 क्वेश्चंस और 60 में से बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं। कल जो है मैं आप सभी को कराने वाली हूँ नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी वो या तो हिंदी की पेडागोजी वाली होगी या फिर इंग्लिश की होगी। तो सारे क्लासेस देखते रहो, चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए क्या लिखा है कि गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। रचनात्मक का मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत क्रिएटिव तरीके से सीख रहे हैं। तो कौन सा होगा जो इसको प्रदर्शित कर रहा है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। पहले ये 2 पढ़ लीजिए ध्यान से,
उसके बाद से चलते हैं बाकी के दूसरे ऑप्शंस पे। ये रहा। तो क्या होगा, आप खुद सोचिए ना कि शिक्षक कक्षा में नकली नोट लेकर आ रहा है, डंडियों के बंडल्स, एबकस लेकर आ रहा है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को एक ग्रुप में एक्टिविटी करा के क्या कर रहा है, व्यस्त रखता है, मतलब गतिविधियों में लगाए रखता है। क्योंकि जब तक बच्चे एक्टिविटीज़ में जो है जुड़ेंगे नहीं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो सबको उनको जोड़ कर रखता है और इससे बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। ये क्या एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एग्जाम्पल है। सो ये हमारा हो गया राइट। देखिए यही तो क्वेश्चन पूछा था, रचनात्मक कक्षा को कौन सा प्रदर्शित करता है, तो ये करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। ये देखिए लिखा है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए कौन सा एक अधिगम प्रतिफल, अच्छा ये अधिगम प्रतिफल मतलब जो लर्निंग आउटकम है ना, इसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नहीं हो सकता है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है। ये रहा। देखो घुमा के पूछ रहा है और बार बार वही ऑप्शंस आपके सामने आएगा। ये रहा, यही तो एक नहीं है, बाकी के तीनों हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, रिपीट होते हैं सीटेट में क्वेश्चंस। नहीं भरोसा हो तो देख लो अभी तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें ये क्वेश्चंस कितना रिपीट किया है और ये ऑप्शंस भी। तो इसलिए भरोसा जरूर कीजिए, जिसने प्रीवियस ईयर पे कमांड कर ली उसका पेपर नहीं रुक सकता है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो 48 नंबर का है कि एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक होना चाहिए, सर्वाधिक। भिन्न का परिचय देने के लिए, अब भिन्न आप सोचोगे क्या मैं बोल रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए कि बच्चों को आप आराम से फ्रैक्शन सिखा सकें। तो ये रहा आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस। पहला देख लीजिए, दूसरा, तीसरा एंड 4। तो क्या होगा, तो ये देखिए ये वाला इसका ऑप्शन सही है कि आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। यही सबसे बेस्ट होता है एक छोटे से बच्चे को सिखाने के लिए। फ्रैक्शंस का कोई भी अगर आपको इंट्रोडक्शन भी कराना है, सिखाना भी है, तो बेसिक चीज़ें से उठाओ कि एक सेब हो गया, एप्पल जो है, अनार हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी एक फ्रूट हो, संतरा हो, उसके लिए। तो सबसे बेस्ट ये है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे सामने 49। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के मतलब मैथमेटिक्स के असेसमेंट के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना आप मैथमेटिक्स का असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। पढ़ लिया होगा आपने। तो इसका बेस्ट क्या होगा ना कि ये आपको फीडबैक, डायग्नोस्टिक शिक्षण जो है प्रदान करना होगा, ताकि आप बच्चों की जो प्रगति है ना उसको एक समय अवधि में अंकित कर सकें, पता लगा सकें कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। फीडबैक, डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्लास में, मैथमेटिक्स के क्लास में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बाकी के भी 4 ऑप्शंस देख लीजिए, नहीं होगा वो। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये रहा। इसमें लिखा है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटिंग दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं। आप खुद सोचिए वो क्या लेकर आए हैं साथ में, रंगोली के चित्र, प्रिंटिंग दुपट्टे लेकर आए हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा होगा इसको पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट। तो आप खुद सोचिए कि आप उसमें क्या बच्चों को सिखा दोगे, आकृति और पैटर्न। इससे बेस्ट क्या कोई और चीज़ सिखा सकते हो। पैटर्न से आप बच्चों को बता सकते हो कि देखो इसमें एक जैसा पैटर्न है, तो बच्चा उसको आराम से सीख सकता है। बाकी के ये जो सारे ऑप्शंस हैं कि ये गुणनखंड है, भिन्न है, स्थानीय मान, ये हम नहीं सिखा सकते। ये हमारा राइट है। शेप्स एंड पैटर्न्स। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 51। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। जो अज्ञात राशि है ना, जिसके बारे में बच्चे को नहीं पता, उसका भी बच्चा गैस कर ले रहा है। तो सबसे बेस्ट इसमें से बताओ कौन सा होगा। क्वेश्चंस पढ़ लिया ना, अब ये रहा आपके सामने चारों ऑप्शंस।
तो इन चारों में से गैस बच्चा कौन से तरीके से अनुमान लगाना सीख सकता है? तो ये यही हो सकता है कि आपको क्लास या स्कूल में एक पार्टी आयोजित करनी है, तो तुम सब बताओ कि कितना संभावित कीमत लगाना, संभावित कीमत लगाओ कि कितना पैसा लग सकता है। तो ये आराम से बता सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपको राशि पता ही नहीं है बच्चों को, तो वो आराम से बता सकता है ना कि पार्टी में कितने पैसे लग सकते हैं। ये हो गया हमारा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, गणित में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उसकी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट्स का कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। अब देखिए गलत वाला बताना है, उसके लिए क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस को पढ़ना होगा। ये रहा, तो इसको मैंने कई बार कराया है, ये कि गणित में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये गलत लिखा है, बिल्कुल भी नहीं, यही इसमें गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, देखिए कि इन मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स आर लिनियरली अरेंज्ड, ये गलत लिखा है। अब ये देखिए, ये कहानी फिर से आ गई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है। पहले क्या करो, ये पढ़ लो, फिर इसका आंसर निकालते हैं। श्री अय्यूब विभाजन मतलब डिवीजन का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं, डिवीजन का चैप्टर, ठीक है। तो उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है, ये 3 शिक्षण है। अब इसमें क्या बताना है कि अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को आपको एक क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है कि कैसे आप क्लास में जो है डिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए बताइए, तीनों पढ़ लो ध्यान से कि क्या क्रम होना चाहिए, और ये रहे इसके सारे के सारे ऑप्शंस। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधी कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। नहीं, ये पहले तो नहीं होगा कि पहले आपने लिख दिया। दूसरा देखिए, विभाजन की जो संभागी संरचना है मतलब इक्वल शेयरिंग, उसको क्या करो, चित्रों में के उपयोग से समझा दो। क्या ये पहले करोगे? या फिर तीसरा, कई कंकंडों या कंचों को, कंचे वगैरह आपने जानते ही हैं, उसको समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित करना। देखो सबसे पहले क्या करोगे ना, ये करना होगा, जो कंचे होते हैं उनको समान संख्या में मतलब 5-5 की संख्या में क्या करो, व्यवस्थित कर दो। उसके बाद से उनको डायग्राम से समझा दो, और लास्ट में क्या करो, उनकी लाइफ से रिलेट कर दो। तो यही होगा। तो तीसरा, दूसरा, पहला इज राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 4, तीसरा, दूसरा, पहला। आप समझ गए होंगे क्यों हुआ ये, क्योंकि अगर आप डिवीज़न पढ़ाने जा रहे हो ना, तो हमें कभी भी बच्चों के सामने डायरेक्ट टॉपिक्स नहीं लिखना है, उसको रिलेट करना है किसी सामान से। यहाँ पर आपने किसी सामान से रिलेट किया, उसके बाद से हमको बच्चों को डायग्राम के माध्यम से समझाना है कि बच्चा डायग्राम से समझे। लास्ट में आप उनको बच्चे की वास्तविक लाइफ से जोड़ के कुछ एग्जाम्पल दीजिए और उसे जोड़कर बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे ही क्रम होगा, तीसरा, दूसरा एंड पहला। समझ गए होंगे आप, ये हमारा क्रम है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको पढ़िए फिर आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कक्षा 2 के जो अधिगमकर्ताएं हैं उनको मानचित्रण मतलब मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी मतलब स्पेशल थिंकिंग की अवधारणा का परिचय देने के लिए इसमें से कौन सा जो है एक कॉन्टेक्स्चुअल एक्टिविटी के रूप में प्रयोग किया गया है, संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहे सारे के सारे ऑप्शंस। आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए कौन सा होगा। तो इसमें जो है देखिए सबसे बेस्ट क्या होगा, स्पेशल थिंकिंग और मैपिंग की बात हो रही है, तो छात्रों को बोलो कि तुम खुद के घर को कागज पर बनाने के लिए कहो, उसमें विभिन्न कक्षों का सापेक्षित आकार बना रहे हैं। तो यही तो होगा सबसे बेस्ट स्पेशल थिंकिंग और मैपिंग के लिए। बाकी के भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, उसमें उतना सही नहीं है, और हमसे क्या बोला है कि उपयोग किया जा सकता है, बट ये क्या होना चाहिए, संदर्भ में होना चाहिए क्रियाकलाप। सो ये हमारा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, अब ये जो है राइटर के नाम से हैं और ये तो बहुत इजी है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। बताओ कि कौन सा जो है एक ज्यामिति सिद्धांत के विकास से संबंधित है। ज्यामिति की जब भी बात आए ना तो मन में एक ही नाम आना चाहिए, वो है वैन हीले, जो कि ज्यामिति तर्क के विभिन्न स्तर इन्होंने दिए हैं, इनका स्तर याद रखना। और ज्यामिति किससे संबंधित है, वैन हीले, नाम याद रखना। तो ये तो यहीं पर राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा हमारा 56। हम बहुत अब करीब पे हैं, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो करिकुलम है ना, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताना है। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो तुरंत आंसर निकल आएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा जो है एल्गोरिदम की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। तीसरा होना चाहिए कि दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को क्या करो, रेलेवेंट बनाना चाहिए, एक प्रासंगिक बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। जब भी दैनिक जीवन की बात आए, उससे बेस्ट आंसर कोई मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं 57 पे। फिर से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, देखिए यहाँ पर अगर आपने थोड़ी देर पहले अगर मेरे ध्यान से देखा होगा तो इसको आप आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन यही है, ये रहा कि ये एक योग का प्रश्न है। ठीक है, बच्चे ने फिर से पूरा नंबर लिख दिया है। उसको हल करने के लिए कहा तो टीचर, बच्चे ने क्या किया, कैरी लगाने की जगह पर पूरा नंबर लिख दिया। मतलब ये रीग्रुपिंग वाला एडिशन, पुनर्समूहीकरण, वही तो दिक्कत आ रही है ना। तो कौन सा छात्रा द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि एक ही क्वेश्चंस का लैंग्वेज कितना डिफरेंट है, बट मतलब सबका एक ही है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो क्या चीजें हैं जो बच्चे के अंदर, बच्चा जो है ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इसको सही निरूपित कौन सा करता है। ये देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 4। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपिंग वाला, और संख्याओं की स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो, जब भी बच्चा ऐसी गलती करे तो हमको रीग्रुपिंग जो है कॉन्क्रीट मटेरियल से, स्थानीय मान से जो है बच्चों को समझाना है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखो, concrete materials and manipulatives should be used to strengthen the concept of addition with regrouping and place value। तो regrouping नाम याद कर लो अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि ऐसे वाले में regrouping ही होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा जो है गणित शिक्षम अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। तो नहीं वाला आपको पता है ना क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स जो मैंने आपको बताया है वही बताना है, कौन सा नहीं है। तो ये अगर आपने पहले जो मैंने टैग वर्ड्स आपको भेजे हैं, अगर जिसने उसको ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें ड्रिल और अभ्यास को हमेशा नेगेटिव बताया है। ड्रिल और अभ्यास कहीं भी लिख कर आ जाए वो नेगेटिव होता है, बाकी के ये तीनों सही हैं। तो कौन सा नहीं है, संबंधित उपागम, ड्रिल एंड अभ्यास इज राइट। मतलब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, किसको रचनात्मक आकलन में, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव चीजें जिसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप बच्चे का हर एक चीज़, हर एक उसका परसेप्शन लिखते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है इंक्लूड नहीं हो सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो ये रहा आपके सामने, और ये तो आई थिंक आप देखते ही कर लिए होंगे, सत्र अंत परीक्षा, क्योंकि ये होता है समेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली, 6 महीना 1 साल का लिखते हैं। बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता ही है, ओवरऑल बच्चे का हर एक परसेप्शन आप लिखते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, फील्ड विजिट होगा एंड पोर्टफोलियो होगा। कौन सा नहीं होगा, सत्र अंत परीक्षा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के जो भी डाउट्स हो आप लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो भी मैंने आपको कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा। देखिए अभी देखो, ये फिर से रिपीट हुआ है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मैंने अभी आपको सिखाया था ना कि आप जो 3 का होगा उसके बाद से 10 का जो नंबर होता है, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है सेम वैसा ही है, बट आप किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस, और बताओ क्या होगा सही आंसर। तो इसका होगा एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना इज राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, फाइंडिंग डिफरेंट शेप्स विद द शेप पेरीमीटर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना ये इसका आंसर है कि एक ही पैरामीटर वाले विभिन्न आकार ढूंढना। तो ये थी आज की क्लास, मैराथन क्लास। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिए
आप आगे जो भी क्लासेस चाहते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सेल्फ स्टडी करते रहो, तभी जाकर सीटेट क्लियर होगा। मैराथन क्लासेस सारा देख लेना, क्योंकि इसमें जितने भी मैं क्लासेस लूँगी उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लूँगी, जो कि सब जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो प्रैक्टिस करते रहो, आप सभी का सीटेट क्लियर जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।